ठीक है, तो आपको ये ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट वाला फंडा समझा क्या आप लोगों को? यस, किसको कोई डाउट है कि इसमें? पूछो, अभी जल्दी पूछो यार आप लोग। कोई भी डाउट होगा तो पूछो मेरे को, जल्दी जल्दी। सर समझा नहीं, फिर से एक बार बताना। ठीक है। एक डिबेंचर था, 1 लाख रुपए का डिबेंचर था, 1 लाख रुपए का, आपने सपोज उसका वैल्यू था, 6% डिबेंचर था। तो श्रेयरी उसका 6% डिबेंचर, इसका मतलब क्या रहता बताओ तो? 6% उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। अब वो साल में 2 बार ब्याज देते, एक तो 30/9 को देते और 31/3 को देते। 3,000 पहले देते, 3,000 बाद में देते। इतना समझा गया? यस सर। हाँ ठीक है। तो 30/9 को डिबेंचर आपने कितने में, आपने कब खरीदा? आपने खरीदा उसको 30/8 को। आपने डिबेंचर कब खरीदा? 30/8 को। 30/9 को डिबेंचर आपके पास में, आपके नाम पे। तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा कि जिससे खरीदा आपने उसको मिलेगा? लेकिन पोजीशन तो मेरा है ना। किसको मिलेगा इंटरेस्ट? डिबेंचर बायर को, किस सर मुझको। बायर को मिलेगा ना। आपने खरीदा तो आपको यस मिलेगा ना सर। इंटरेस्ट। 30/8 को आपने खरीदा, यस सर। तो 30/9 को ब्याज, 30/9 को ब्याज किसको मिलेगा? आपको मिलेगा कि जिससे खरीदा उसको मिलेगा? मुझे मिलेगा बराबर। कितना मिलेगा? 3,000। 3,000। लेकिन क्या पूरा 3,000 का हक आपका है? नहीं, आपका नहीं है पूरा 3,000 का, क्योंकि आपने तो 30/8 को खरीदा। समझ में आ रहा ना? आपका पूरा हक नहीं है। पूरा हक आपका है कि उसके ऊपर? नहीं। नहीं। समझ में आ रहा क्या? तो इसके अंदर कैसा रहता है फिर? वो जो 3,000 है उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है। जब मैंने गलती से 2,000 और ये बोल दिया, एक्चुअली वो डिवाइड होगा 5 5,000। मंथ और 1 मंथ में। 1 मंथ का आपका रहेगा, 5 मंथ का उसका रहेगा। तो 2,500 रुपए सर सामने वाले का, 500 रुपए आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर परचेस कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही उनको 2,500 ज्यादा देने पड़ेंगे, या वो इंटरेस्ट आने के बाद? इसको खरीदना क्या बोलते मालूम है? इसको कम इंटरेस्ट खरीदना पड़ता। जब खरीद लिया तभी उसको 1,02,500 रुपए दे देनी। यस सर। तो आपने 2,500 डिबेंचर के लिए नहीं दिए, आपने 2,500 ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट के लिए दिए हैं। तो जब आप 3,000 की शेयरी जब इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसको रिकॉग्नाइज करते समय ऐसा करना पड़ता है, 3,000 लेस 2,500 का ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट गिवन टू दी सेलर। आपकी इनकम रहने वाली है 500। समझे? यस सर। ये सेम चीज डिबेंचर का मैंने बोला ना, एसएलआर इन्वेस्टमेंट में भी होता है, वहां पे भी ऐसे ही होता है। ये क्यों होता मालूम है? क्योंकि अपन एग्जैक्ट डेट को खरीदते कि 1 अप्रैल को, 30 सितंबर को, 31 मार्च को अपन नहीं खरीदते। अपन बीच में खरीदते, तो उसके अंदर ब्याज का, लेवा बेची का जो भी फर्क रहता है वो आपको सामने वाले को देना पड़ता है। आपका हुआ होगा ना रे इन्वेस्टमेंट में कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, ये हुआ नहीं क्या आप लोगों को कम इंटरेस्ट में? कम होगा सब। इंटरेस्ट करके एक होता ना यार, एक चीज रहती है ना, कम इंटरेस्ट खरीदना, एक्स इंटरेस्ट खरीदना। एक्स इंटरेस्ट खरीदा आपने इसको, तो 3,000 रुपए सामने वाले को मिलते हैं। आपने कम इंटरेस्ट खरीदा, इसके लिए आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। यस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट are dealt in course of banking activity, hence the net profit or loss on sale of investment is taken to the profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा शेयर के अंदर, डीमैट के अंदर, सॉरी म्यूचुअल फंड के अंदर, डिबेंचर के अंदर, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। Profit or loss on revaluation of investment. In terms of guidelines issued by RBI, investment are to be valued at periodical intervals, and depreciation and appreciation in the value should be recognized and taken to the profit or loss account. Of course, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको ऐसा हर साल रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आपको रिवैल्यू करना पड़ता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस तरीके से करना पड़ता है। AS 13 में रहता है, अपन देखेंगे वहां पे भी। तो आपको वहां पे कैसे करना पड़ता? लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट के ऊपर रखना पड़ता, हमेशा रिवैल्यू करने की जरूरत ही नहीं है। और शॉर्ट टर्म है तो ही रिवैल्यू करना पड़ेगा। अब रिवैल्यू जैसे 1,000 रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट करी शॉर्ट टर्म, 3 महीने के अंदर बेचना था मुझे उसको, अब उसकी वैल्यू हो गई 2,000, तो मुझे अब उसको 2,000 के ऊपर रखना पड़ेगा। फिर 1,000 रुपए कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो आगे एक्सपेंसेस, इनकम साइड देखा अपन ने, लास्ट पार्ट है अब एक्सपेंसेस का। एक्सपेंडिचर शोड इन 3 ब्रॉड हेड्स। इंटरेस्ट इनकम जो था अपना सबसे मेजर हेड था इनकम में, वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सैलरी वैलरी वो सब चीजें। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, प्रोविजन के अंदर किसकी प्रोविजन मेन रहती सबसे ज्यादा? एनपीए की। समझ में आ रहा?
और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा हेड क्या रहता होगा? यस, बैंक के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर सबसे बड़ा क्या रहता है बताओ? सबसे बड़ा हेड क्या रहता होगा? सबसे मेजर ऑपरेटिंग में खर्चा क्या रहता है बैंक वालों के लिए? बोलो। एम्प्लॉय सैलरी। यस, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट बैंक में ह्यूमन रिसोर्स है, बिना ह्यूमन रिसोर्स के कुछ नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या रहता होगा बताओ तो? सबसे बड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक के लिए क्या रहता है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, एफडीआर के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज 5-6% के आसपास रहता हो। समझ में आ रहा है ना? तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेजर हेड है, यहाँ पे सैलरी मेजर हेड है, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में एनपीए के ऊपर होने वाला प्रोविजन सबसे मेजर हेड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरबैंक बोरोइंग एंड अदर्स। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन गिवन टू आरबीआई इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। यस, वेरी गुड। इसको रेपो रेट बोलते हैं। वहां पे रिवर्स रेपो था, ब्याज मिलने वाला आरबीआई से, यहाँ पे रेपो। अदर्स हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरी हो गया, ऑडिटर फी हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, पोस्टेज हो गया, रिपेयर्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट, पेमेंट टू एंड प्रोविजंस। पेमेंट टू यहाँ पे आप लिख लेना एम्प्लॉइज। ये कौन सी प्रोविजन बोल रहे थे? पेमेंट टू एंड प्रोविजन, क्या है ये? ये प्रोविजन सर, से मालूम है क्या? अरे वो पीएफ वगैरह नहीं देना पड़ता क्या? पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुटी वेचुटी, उसका प्रोविजन बोलो, पेमेंट बोलो, वो सब चीजें एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा है। आपको मालूम होगा कि पीएफ को 12% एम्प्लॉयर को भरना पड़ता, 12% एम्प्लॉय भरता। पीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो गया, उसके बाद में अनअर्न्ड लीव्स हो गया, लीव्स रहती, वो अगर सामने वाला नहीं इस्तेमाल करा तो उसके पैसे मिलते। बहुत सारी चीजें रहती है एम्प्लॉय के अंदर। आप लोग जब सैलरी पढ़ेंगे इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर देखेंगे आप लोग बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, बहुत सारे परक्विजिट्स रहते हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, उसकी प्रोविजन रहती है। अब इसके अंदर प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में सबसे बड़ा प्रोविजन है एनपीए का। यहाँ पे प्रोविजन दिख नहीं रहा क्या? अलग कोई प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस होगा तो वो भी यहाँ पे है, प्रोविजन इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऊपर, और दूसरी कोई बात। ठीक है क्या? इसको काट डालना आप लोग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह के अंदर कैसा रहता है मालूम है कि प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। कोई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होने वाला है, आपको लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसके लिए अपन लोग प्रोविजन बना के रख सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको क्या ध्यान में रखने का है पे? एनपीए पे का प्रोविजन, एम्प्लॉय के खर्चे और इंटरेस्ट पे का डिपॉजिट, बाकी सब चीजें तो जनरल है। आपको कोई ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहते, क्या ये रहता, आपको सिर्फ यहाँ पे जानकारी के लिए दिया हुआ है। इंश्योरेंस हो गया, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गया, अदर एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंसेस पे बहुत बैंक खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इंश्योरेंस के ऊपर, अब बैंक के अंदर क्या क्या इंश्योरेंस रहता होगा बताओ तो? बैंक के अंदर क्या क्या इंश्योरेंस रहता होगा बताओ? यस, एनीबॉडी? बैंक के अंदर इंश्योरेंस रहता है बैंक की बिल्डिंग का, उसके बाद में बैंक के लॉकर्स का, बैंक जो एक जगह से दूसरे को कैश भेजती है ट्रांसपोर्टेशन के समय, उसका भी इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट बाकी है और सर, अपन लोग देख लेते हैं। हाँ बोलो। सर आपने बताया था 12वीं में कि लॉकर का इंश्योरेंस नहीं होता। कौन से लॉकर का? ये कौन से भी लॉकर का इंश्योरेंस नहीं होता, आपने बताया था ना 12वीं में। अरे उसका इंश्योरेंस नहीं होता है ना, अपने को नहीं लेते आता उसका इंश्योरेंस। उसका इंश्योरेंस कौन लेता? बैंक वाले इंश्योरेंस लेते हैं उसका। आप थोड़ी करा सकते हो उसका इंश्योरेंस, क्या आपकी प्रॉपर्टी है क्यों लॉकर? समझ में आ रहा है कि श्रीहरि, मेरा महाराष्ट्र बैंक में लॉकर है, मैं वो लॉकर का इंश्योरेंस नहीं कराता, मैं लेता ही नहीं, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है। इंश्योरेंस कराने के लिए आपकी प्रॉपर्टी तो हो ना। उसका इंश्योरेंस कौन लेता? उसका महाराष्ट्र बैंक इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है क्या? उसका महाराष्ट्र बैंक इंश्योरेंस नहीं, आपका थोड़ी प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं, आपके मेरे घर का इंश्योरेंस लेते हैं श्रीहरि? अरे आपका घर ही नहीं, आप कैसे लेंगे? इंश्योरेंस नहीं होता उसका। बैंक वाले ले सकते हैं, क्योंकि लॉकर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक। आपने तो भाड़े पे लिया ना। यस सर। ओके, और कोई क्वेरी? ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।